Next topic is ATP, the cell's energy currency. Major energy currency of all cells is a nucleotide called adenosine triphosphate. तमाम ऑर्गेनिजम्स की या आप कह लें कि तमाम सेल्स की जो एनर्जी करेंसी होती है दैट इज़ अ न्यूक्लियोटाइड, उसको हम कहते हैं एटीपी. इट स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एनर्जी करेंसी अब हम इसको क्यों कहते हैं, जैसे करेंसी होती है ना, डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसी होती है, आप करेंसी पे करके कोई भी चीज़ बाई कर सकते हैं, इसी तरह से एनर्जी करेंसी जो है वो सेल है, सेल के अंदर एटीपी है. ATP क्या है? इट इज़ अ मेन एनर्जी सोर्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ द सेलुलर फंक्शंस लाइक सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स. कौन कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं? डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स. मूवमेंट, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस. अब एटीपी को हम सेल की एनर्जी करेंसी क्यों कह रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया है. ठीक है, एनर्जी जो होती है वो एटीपी के अंदर स्टोर होती है एंड वेन एवर वी नीड दिस एनर्जी सो वी कैन यूज़ दिस एनर्जी. एटीपी के बॉन्ड्स टूटते हैं और हम उस एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं. और तमाम जितनी भी सेलुलर फंक्शंस हैं, सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं, उसका जो मेन एनर्जी सोर्स है दैट इज़ एटीपी. यानी कि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, उसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है? एटीपी से. अब वो फंक्शंस कौन कौन से हैं? सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स. मैक्रो का मतलब होता है लार्जर, जैसे माइक्रो का मतलब होता है ना छोटा, स्मॉलर. मैक्रो मीन्स लार्जर. मैक्रोमोलिक्यूल्स, हमारी बॉडी के जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं लाइक डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, इनका बनना, इनकी सिंथेसिस, उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. ठीक है. मूवमेंट, मूवमेंट के लिए भी आपको पता है एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. देन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस. ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस का मतलब होता है कि ये जो मैसेजेस आते हैं, मैसेजेस होती है, कम्युनिकेशन होती है बिटवीन ब्रेन एंड अदर बॉडी पार्ट्स. ठीक है. एज यू नो स्टूडेंट्स दैट ब्रेन इज़ द कंट्रोल रूम ऑफ आवर बॉडी. तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. कोई भी स्टिमुलस, कोई भी चेंज हमारे एनवायरनमेंट में अगर आता है तो हमारा ब्रेन हमें इंस्ट्रक्ट करता है कि व्हाट वी हैव टू डू, हमें कैसे रिएक्ट करना है. ठीक है. सो वो मैसेजेस जो होते हैं ब्रेन और दूसरे बॉडी पार्ट्स के दरमियान, वो नर्व इम्पल्सेस की फॉर्म में जाते हैं. ठीक है. ब्रेन से दूसरे बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स की तरफ या बॉडी ऑर्गन से ब्रेन की तरफ वो कैसे जाते हैं? दे आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस. देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब भी आपको पता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम विद इन द सेल एंड आउट ऑफ द सेल, आउटसाइड ऑफ द सेल. ठीक है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए आपको पता है एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. ये चीज़ें आप लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं. देन एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को रिपेल करना, सेल से, सेल कैविटी से बाहर निकालना. और एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है सेलुलर ईटिंग. ठीक है. किसी चीज़ को सेल जो होता है जब एनगल्फ कर लेता है, किसी चीज़ को खा लेता है, लाइक जर्म्स वगैरह को, या जो भी आप कह लें एंटीजेंस होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह, उनको डिस्ट्रॉय करने के बाद वो उनको एनगल्फ कर लेते हैं. दैट इज़ नोन एज एंडोसाइटोसिस. सो ऑल दीज फंक्शंस नीड एनर्जी. और वो एनर्जी कहाँ से आती है? इट कम्स फ्रॉम ATP. ATP can store energy and it can release energy at the time of need. ठीक है. ATP एनर्जी स्टोर कर सकता है, जब हमें ज़रूरत होती है वो एनर्जी रिलीज़ भी कर सकता है. दिस एबिलिटी ऑफ ATP, कौन सी एबिलिटी? टू स्टोर एंड रिलीज एनर्जी इज़ ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि यह एनर्जी को अपने अंदर स्टोर भी कर सकता है और उसको रिलीज़ भी कर सकता है. Each ATP molecule has 3 subunits: adenosine, a double-ringed nitrogenous base, a ribose, 5 carbon sugar, and 3 phosphate groups in a linear chain. ये एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है, फिगर नज़र आ रही है एक ATP मॉलिक्यूल की. ATP का मतलब क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इसके नाम से ही हमें पता चल गया कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी. एडिनोसिन. ATP के हर मॉलिक्यूल में 3 सब यूनिट्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एडिनिन, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज एडिनोसिन. एडेनिन बेसिकली क्या होती है? एक नाइट्रोजनस बेस है. ठीक है. नाइट्रोजन की बनी हुई ये बेस होती है जो कि DNA में भी मौजूद होती है. एंड यू कैन सी इट इज़ डबल रिंग्ड. ये इसकी एक रिंग है एंड दिस वन इज़ सेकंड. ये क्या है? एडेनिन डबल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेस. सेकंड जो है इसमें कौन सा यूनिट है? राइबोज. राइबोज इज़ अ 5 कार्बन शुगर. जिस तरह से आप डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स आपने पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में, आपने पढ़ा होगा ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, ये सारे क्या हैं? डिफरेंट शुगर्स हैं. ठीक है. कुछ 5 कार्बन है, कुछ 6 कार्बन है. जैसे ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, C6H12O6. इसी तरह से राइबोज जो है दैट इज़ 5 कार्बन शुगर. और तीसरी चीज़ क्या होती है? एडिनोसिन के अंदर 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं इन अ लीनियर चेन. हेयर यू कैन सी दैट्स वाई इट इज़ नोन एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ट्राई मीन्स 3. सो क्या क्या चीज़ें होती हैं एक ATP मॉलिक्यूल में? एडेनिन,
राइबोज एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। अब अगर आप इसके स्ट्रक्चर पे फोकस कर थोड़ा सा करें इस मॉलिक्यूल के ऊपर, सो एडिनोसिन से क्या मुराद है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हम इसको कह रहे हैं ना, ठीक है। एटीपी को हम क्या कह रहे हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो एडिनोसिन से क्या मुराद है? अगर आप फॉस्फेट्स को निकाल दें, ठीक है, लाइक दिस, आप सिर्फ फोकस करें किसके ऊपर? एडेनिन और राइबोस के ऊपर। सो दिस इज़ एडिनोसिन। क्या है ये? एडिनोसिन। इतना जो इसका हिस्सा है दैट इज़ एडिनोसिन। फिर हम इसमें फोकस करते हैं एक फॉस्फेट ग्रुप को, देन इन दिस केस इट इज़ नोन एज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, AMP। मोनो मीन्स वन। अगर हम दो फॉस्फेट्स को फोकस करते हैं इट इज़ नोन एज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ADP। डाई मीन्स टू। एंड इन केस ऑफ 3 फॉस्फेट्स इट इज़ नोन एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जिसकी कॉमन फॉर्म होती है दैट इज़ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जब बॉन्ड्स टूटते हैं तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ADP एंड AMP, बट नॉर्मली इट इज़ प्रेजेंट इन दिस फॉर्म, ATP, adenosine triphosphate. And 3 phosphate groups are attached with one another with the help of a covalent bond. इनके दरमियान में ये जो बॉन्ड होता है that is covalent bond. The covalent bond connecting 2 phosphates is indicated by a tilt and it is a high energy bond. अब ये जो covalent bond है जो 2 phosphate groups के दरमियान मौजूद है that is high energy bond. इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है। जैसे ही ये बॉन्ड टूटता है तो जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है वो रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। द एनर्जी इन दिस बॉन्ड इज रिलीज्ड एज इट ब्रेक्स एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम ATP। ठीक है, जब एक बॉन्ड टूटता है तो क्या होता है कि एक फॉस्फेट जो था वो सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, 2 फॉस्फेट रह जाते हैं और ये वाला बॉन्ड टूटने से एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। द ब्रेकिंग 1 phosphate bond releases about 7.3 kilocalories, या हम कह सकते हैं 7300 कैलोरीज पर मोल ऑफ ATP एज फॉलोज। एक बॉन्ड टूटने से 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है। ATP प्लस वाटर, ठीक है, ये ब्रेक इसकी हाइड्रोलिसिस होती है। हाइड्रोलिसिस ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की मदद से जब ATP का मॉलिक्यूल टूटता है फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, ऑर्गेनिक फॉस्फेट सेपरेट हो जाता है एंड देन इट बिकम्स ADP। 3 फॉस्फेट थे ना, एक फॉस्फेट सेपरेट हो गया, 2 फॉस्फेट रह गया, नाउ इट बिकम्स ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। प्लस बॉन्ड टूटने से एनर्जी रिलीज हुई कितनी? 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। Then, in common energy reactions, only the outermost of the two high energy bonds breaks. When this happens, ATP becomes ADP, adenosine diphosphate, and one inorganic phosphate is released. ठीक है, कॉमन एनर्जी रिएक्शंस में क्या होता है कि सिर्फ जो आउटर मोस्ट हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं ना वही टूटते हैं, ठीक है। और जब वो टूटते हैं तो क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि ATP जो होता है वो ADP बन जाता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है वो रिलीज हो जाता है। अब कुछ केसेस में क्या होता है, ADP फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एज फॉलोज। सिमिलरली ADP की हाइड्रोलिसिस होती है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और बॉन्ड टूट जाता है, ऑर्गेनिक फॉस्फेट अलहदा हो जाता है एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। ओके, इसके साथ साथ क्या होता है कि सेल्स कॉन्स्टेंटली रिसाइकल ADP बाई रिकम्बाइनिंग इट विद ऑर्गेनिक फॉस्फेट टू फॉर्म ATP। अब ATP के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं, बॉन्ड्स टूटते हैं, ADP तो बनता है, एनर्जी तो रिलीज होती है, लेकिन कॉन्स्टेंटली सेल्स क्या करते हैं, इस ADP को रिसाइकल करते रहते हैं। कैसे? वो दोबारा से ऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिकम्बाइन करके ADP से ATP बनाते रहते हैं। The synthesis of ATP from ATP and organic phosphate requires the expenditure of 7.3 kilocalories of energy per mole. This energy is obtained from the oxidation of foodstuff. So we can summarize, okay. सो ये जो प्रोसेस है, ATP से ADP बनता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, लेकिन जब ADP से वापस ATP बनाते हैं सेल्स तो इतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, चाहिए होती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है? दैट एनर्जी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ। वो एनर्जी हमारे फूड से आती है। हम फूड नहीं खाएंगे तो ATPs नहीं बनेंगे हमारी बॉडी में, और ATPs नहीं बनेंगे तो क्या होगा कि हमारे अंदर एनर्जी डेफिशिएंसी हो जाएगी। जितनी एनर्जी ATP की फॉर्म में स्टोर है वो जब तमाम की तमाम यूटिलाइज़ हो जाएगी, मज़ीद फूड हम इनटेक नहीं करेंगे तो क्या होगा कि एनर्जी जो स्टोर थी वो ख़त्म हो गई और फिर हमें एनर्जी डेफिशिएंसी हो जाएगी। So we can summarize that ATP is generated by energy releasing process and is broken down by energy consuming process. In this way ATP transfers energy between metabolic reactions. ठीक है, आप
यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई कि एटीपी जनरेट कैसे होती है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस से, एंड सॉरी इट इज़ जनरेटेड थ्रू एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, और ब्रोक डाउन होती है बाय एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। ये इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। जब एटीपी जनरेट होती है, एटीपी बनती है तो एनर्जी कंज्यूम होती है, और जब एटीपी ब्रोक डाउन होती है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दरमियान एनर्जी ट्रांसफ़र होती है विद द हेल्प ऑफ एटीपी। So that was all about today. If you have any query regarding this topic, you can ask me freely on my WhatsApp number. Allah Hafiz.